हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल के पास्ट ईयर के एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसमें 20 एमसीक्यूज़ है, जिसमें 15 तो आपको पास्ट ईयर के दिखेंगे और 5 आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 15 ही इसमें पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ है, दोनों टॉपिक मिला के। तो इसका मतलब पिछले आप 15-16 अटैम्प्ट के अगर पार्ट देखेंगे तो उसमें एक ही क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अपने कॉस्टिंग के पार्ट में और भी जैसे आ गए हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आ गया, आपका एबीसी कॉस्टिंग का पार्ट आ गया, काइजन आ गया कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग आ गया और प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि उनके आपको ज़्यादा एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे ही नहीं, या वो टॉपिक में थे ही नहीं अगर आप पहले के कोर्स को देखेंगे और अभी न्यू कोर्स के हिसाब से यानी जून 19 के कोर्स के हिसाब से देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, उस अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लूँगा, आपको पास्ट ईयर के देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो फिर भी मिल गए आपको। तो देखिए, ये दिसंबर 18 का है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। ऑप्शन में आपको दे रखा है एडजस्टेड नेट इनकम, परफॉर्मा बैलेंस शीट, कैश साइकिल और रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो आपको पता है कि ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ये नहीं होता। तो अपना आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। तो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि जब मैंने आपको बजटरी कंट्रोल का पार्ट बताया था, उसमें मैंने आपको कैश बजट का पार्ट बताया था। ठीक है, ये रहा, ये रहा। तो कैश बजट जनरली क्या होता है, कैश फोरकास्ट के बेसिस पे होता है। याद रखना कि वो एक तरीके से हिस्टोरिकल बेसिस पे नहीं होता या पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं होता। जनरली हम आगे के लिए ही डिसाइड करते हैं ना। तो हम कैश फोरकास्ट देखते हैं कि कितना कैश रिसिप्ट होगा, कितना पेमेंट होगा। तो उस केस में देखिए, आपको अब डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं इसमें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कवर कराए थे और यहाँ पे मैंने लिखवा दिया था बस। और इसके मैंने क्वेश्चन कवर नहीं किए थे, थियोरेटिकल पार्ट कवर करवा दिया था। और मैंने आपको बोला था कि ऐसे ऐसे होता है और आपको कुछ क्वेश्चन के हिंट भी दे दिए थे न्यूमेरिकल। वीडियो में जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या बताया था, ओपनिंग बैलेंस होता है, उसके साथ क्या होगा प्लस कैश रिसिप्ट कितना आया और माइनस क्या हो जाएगा, कैश पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, वो क्लोजिंग ओपनिंग बन जाता है। एडजस्टेड पीएनएल में क्या बताया मैंने आपको कि आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, उसके बाद आपने बजटेड नेट प्रॉफिट देख लिया कि साल के दौरान कितना होगा, क्योंकि आप बजट बना रहे हो ना। तो उस हिसाब से ओपनिंग कैश बैलेंस कितना होगा, बजटेड नेट प्रॉफिट कितना होगा, ये आपने देख लिया। ठीक है, फिर मान के चलो ओपनिंग क्या होगा वो तो जनरली आपको पता ही होगा। उसके बेसिस पे आपने सोच लिया कि साल के दौरान प्रॉफिट कितना होगा। अब उसमें कुछ आपने एडजस्टमेंट भी देख लिए। क्या देखें, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है वो ऐड कर लिए, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से कोई एक्यूमुलेशन का पार्ट हो गया, कोई गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स के रिटर्न ऑफ का पार्ट हो गया, वो वापस से ऐड कर दोगे। फिर नॉर्मल सोचोगे कि डेवेंचर इशू करे, शेयर कैपिटल इशू करी, फिक्स एसेट बेची, इन्वेस्टमेंट बेचे, तो जो पैसा मिला वो आपने ऐड कर दिया। फिर आपने उसमें से लेस क्या कर दिया, जब आपने फिक्स एसेट खरीदी, आपने डिबेंचर्स का पेमेंट किया, कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट किया, शेयर बायबैक किए, डिविडेंड का पेमेंट किया, एक्सपेंस का पेमेंट किया, वो पार्ट आ गया। और याद रखना, वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का भी आपने एडजस्टमेंट किया था, तब जाके एडजस्टेड पीएनएल आया था। ठीक है, यानी क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल के आ गया था। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी बनी हुई होती है। कैश और बैंक का जो बैलेंस है वो बैलेंसिंग फिगर से निकल के आता है। पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, एसेट साइड में आएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में आएगा। कैश का तो वैसे भी नेगेटिव नहीं होता, बैंक का जनरली होता है। कैश का पॉजिटिव रहेगा और बैंक का भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बैंक का नेगेटिव है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, पॉजिटिव है तो आपको पता है कि एसेट साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जनरली देख सकते हैं कि इस टाइप से मेथड थे 3, तो ये कैश साइकिल आपका नहीं था। तो ये अपना आंसर हो जाएगा सी। फिर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो बेस्ड होता है वो किस पे होता है, साइंटिफिक एनालिसिस पे होता है एंड इंजीनियरिंग स्टडी। तो आप जनरली क्या करते हो, सब पहले से पर्टिकुलर पार्ट को कंसीडर करते हो और स्टैंडर्ड कॉस्ट में पूरा पार्ट समझाया है। जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है वो किसके बेसिस पे होती है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मतलब हिस्टोरिकल बेसिस पे। आप चाहे तो इस पर्टिकुलर डिफरेंस को भी कवर कर सकते हैं, पहली वीडियो वाले पार्ट में मैंने कवर कराया था, तो एक बार जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था कि ये साइंटिफिकली यूज होता है एंड इट इज़ ए रेगुलर सिस्टम बेस्ड अपॉन एस्टिमेशन एंड सर्वे, ये आ गया। जबकि एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में क्या होता है, ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा, इट इज़ यूज्ड एज स्टैटिस्टिकल डेटा, इसके बेसिस पे ये यूज़ होता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लॉट ऑफ गैस वर्क। तो जनरली जब आप गैस करोगे तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपने एस्टिमेटेड सोचा, ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल जो कॉस्ट का पार्ट है वो सेम आए, या डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने बस क्या करा, गैस वर्क करा, आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं करा। जबकि यहाँ पे तो आपने साइंटिफिकली एनालिसिस किया, आपने सर्वे ये सारा पार्ट किया, आपने इंजीनियरिंग स्टडी की इसमें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट द कॉस्ट शुड बी, जबकि यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट द कॉस्ट विल बी। ये हो गया, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जबकि ये एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो रहा है। जबकि ये फ्यूचर के बेसिस पे है, तभी इसको क्या बोला जाता है, फ्यूचर कॉस्ट।
या आइडियल कॉस्ट, IDEAL, आइडियल कॉस्ट बोल रहा हूँ, आइडल नहीं बोल रहा, यानी एक अच्छी कॉस्ट मानी जाती है जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या निकली है, कम निकली है या उतनी निकली है तो अच्छी बात है। ज़्यादा अगर आ गई तो उस केस में क्या बोलेंगे कि यार वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, डेविएशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम एनालिसिस करेंगे और जो भी कमियां है उस पर रेमेडियल एक्शन लेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए व्हाट द कॉस्ट शुड बी है, तो वहाँ पे जाके देखना इसमें क्या दे दिया, व्हाट कॉस्ट विल बी, तो ये गलत हो गया ना। और एस्टिमेटेड में क्या दे दिया, व्हाट कॉस्ट शुड बी, यानी ये इधर आता और ये इधर आता, तो इसका मतलब यही सही दिख रहा है आपको तो वैसे, तो ये भी गलत होगा और देखना ये भी गलत है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज कंपेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखिए जो गैस वर्क होगा ना वो बदलता रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आपने साइंटिफिक बेसिस पे की, तो जब तक आप एक्चुअल रिजल्ट नहीं देखोगे तो आप उसको रिवाइज ही नहीं करोगे। आपने एक फिक्स रख दी तो जनरली आप वो स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स ही रखोगे। आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके बेसिस पे निकलती है, आपको पता है जब भी स्टैंडर्ड और निकालते हैं या स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं, ऑवर्स किस में निकालते हैं, लेबर में, क्वांटिटी किस में निकालते हैं, मटेरियल में, तो वो किसके बेसिस पे निकलती है, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो उसमें एक हमने क्या करा, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे देखा, तो हमने पहले से ही देख लिया कि यार एक्चुअल प्रोडक्शन अगर होगा तो उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड आवर्स क्या होंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी, ये सोच लिया ना। तो उस बेसिस पे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, रिवाइज नहीं होगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक तरीके से क्या होगी, आपने जो फिक्स कर दी वो तब तक रिवाइज नहीं होगी जब तक कि एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर ना कर दें। जबकि एस्टिमेट तो गैस वर्क है, वो जब बल्कि रिवाइज होता रहेगा, वो फ्रीक्वेंटली रिवाइज होता है, तो ये गलत है। इसी तरीके से क्या बोल दिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट आर मोर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, गलत। स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टेबल रहती है, क्योंकि जब ऊपर की लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही गलत है। तो इस केस में रिवाइज ये ज़्यादा हो रही है तो ये स्टेबल कहाँ से होगी, ये तो स्टेबल होगी नहीं, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, सीधी सी बात। तो आपका सेकंड का क्या रहेगा, ए रहेगा। अब थर्ड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए मैंने आपको ये बीच बीच में भी बताया हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ए सिस्टम वेयर प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट आर यूज फॉर कंट्रोल ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मैंने आपको बताया था, ये प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट होती है जो पहले से डिसाइडेड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉस्ट या आइडियल कॉस्ट भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड में बी एक्सप्रेस्ड इन क्वान्टिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर्स, वही क्वांटिटी टर्म में और मनी वैल्यू में मेजर किया जाता है, तो आप क्वालिटेटिव टर्म में इसको मेजर नहीं कर पाओगे। तीसरा, ओनली एडवर्स वेरिएंसेस आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसिवली। देखिए आपको मैंने क्या बताया था, एडवर्स के साथ साथ आप फेवरेबल भी देखोगे कि यार फेवरेबल वेरिएंसेस क्यों आ रहे हैं। इसका मतलब या तो आपने बजट में कोई दिक्कत कर दी होगी, है ना, यानी जो आपने स्टैंडर्ड बनाया होगा उसमें कोई दिक्कत कर दी होगी, या स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया आपने सही नहीं किया होगा, तो आप देखोगे कि फेवरेबल वेरिएंस भी क्यों आ रहे हैं, उसको भी आप इन्वेस्टिगेट करोगे। फेवरेबल के साथ साथ एडवर्स और एडवर्स के साथ साथ फेवरेबल, दोनों को ही इन्वेस्टिगेट करोगे। तो ये गलत हो गया क्योंकि बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली एडवर्स बोल दिया, जबकि हम दोनों को इंटेंसिवली इन्वेस्टिगेट करते हैं। स्टैंडर्ड इज डिटरमिन्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या हो गए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर भी अगर आपको अलग अलग पार्ट के देखने तो कर सकते हो, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, सारे ओवरहेड का एक साथ कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सेल्स रेवेन्यू का भी देख सकते हो, सेल्स मार्जिन का भी देख सकते हो। तो ये तो कॉस्ट के एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबका अलग अलग स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल के आती है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये ट्रू नहीं है, तो थर्ड क्या होगा, थर्ड का क्या होगा अपना सी। फोर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम। देखिए स्टैंडर्ड लेबर टाइम की बात कर रहा है, तो देखिए स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट द टाइम इन आवर नीडेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोसेस। किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए कितना स्टैंडर्ड लेबर टाइम लगा है, यानी किसी एक्चुअल एक्टिविटी के लिए कितना स्टैंडर्ड लेबर आवर लगा है। तो आप जनरली स्टैंडर्ड आवर निकालते हो किसके बेसिस पे निकालते हो, फॉर एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल प्रोडक्शन। ये तो आपने ओवरहेड वेरिएंसेस में भी खूब बार देखे, इसके अलावा नॉर्मली आपने लेबर वाले पार्ट में भी देखे, तो आपको पता चल गया कि ये होता है, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। और ये बोल रहा है कौन सा ट्रू है, तो देखिए बाकी सारे वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ स्टैंडर्डाइज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। नहीं, हम फ्यूचर की सोचते हैं, तो हम फ्यूचर के क्या देखते हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो कि अफेक्ट करेंगे। मटेरियल से रिलेटेड पार्ट क्या है कि हमें सप्लाई ढंग से होगी या नहीं होगी, किस हिसाब से मटेरियल मिलेगा, हम वो पहले से सोच लेते हैं। कितने हमारे सप्लायर हैं, कौन सी क्वालिटी का माल देंगे, वो हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं। लेबर हमारे पास क्या क्या होगा, लेबर का टर्नओवर तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो हम फ्यूचर का सोच रहे हैं न कि पास्ट का, तभी तो इसे फ्यूचर कॉस्ट बोलते हैं, तो ये भी गलत। इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम ड्यू अलाउंस शुड नॉट बी गिवन टू फैटिग एंड टूल सेटिंग। आपको मैंने बताया था टाइम स्टडी भी देखी जाती है, मोशन स्टडी भी देखी जाती है। जब भी हम लेबर वेरिएंसेस की बात करते हैं तो उसमें हम दो पार्ट देखते हैं, एक तो रेट यानी वेज रेट का पार्ट,
और एक टाइम का पार्ट, यही तो देखते हो, आपको पता है। तो जब रेट का पार्ट देखते हो और जब एफिशिएंसी मतलब टाइम का पार्ट देखते हो, तो उसमें आप क्या देखते हो कि पर्टिकुलर वर्कर कितने काम के बाद थक जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से फैटिक एंड टूल सेटिंग मतलब मशीनरी का कैसे यूज़ हो रहा है, वो सारा पार्ट लेबर कैसे कर रहा है, वो किस में देखेंगे हम, लेबर ओवर वाले पार्ट में या लेबर वेरिएंसेस वाले पार्ट में। तो इसका मतलब क्या है, जब भी स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं तो उस केस में फैटिक एंड टूल स्टडी को अलाउंस दिया जाता है। एक मैं आपको एक लाइन भी बता देता हूँ, मैंने वैसे कवर करवाई थी, एक मिनट। देखिए ये दिख रही है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, ये फर्स्ट पीडीएफ है जिसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख सकते हो, फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिख रहा है, शुरू में जो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड बताए थे ना, उसके बाद देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि शुरू में तो बता दिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं एक तरीके से जो कंसिडर किए जाने चाहिए। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट मेटल बताया, जिसमें क्या बताया था, मेटल क्वांटिटी और मेटल प्राइस का पार्ट आता है। ठीक, तो जब आप है ना मेटल क्वांटिटी का पार्ट देखते हो तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस विद ड्यू अलाउंस फॉर चेंज इन कंडीशन। ड्यू अलाउंस बोल दिया, वैसे ही लेबर में भी बोल रखा है। ये देखिए लेबर में दो पार्ट आ गया, एक तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम जो कि जनरली एफिशिएंसी को बताता है। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ आर ग्रेट हेल्प इन सेटिंग स्टैंडर्ड टाइम, ये आ गया। यहाँ पे बोला द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड लेबर टाइम्स टू डेराइव मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ लेबर टाइम। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यार किसकी परफॉर्मेंस क्या रही है और ये कितनी जल्दी एक तरीके से काम करते हुए थक जाता है। तो वो लेबर की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे लेबर और डिसाइड करेंगे। ठीक है, और किस किस अकॉर्डिंग वो काम करता है। अगर वो एक ही जगह बैठ के काम करता है तो कैसे काम करता है, और अगर वो रोटेशन वाइज काम करता है तो कैसे काम करता है, वो सारा देखोगे। इसी तरीके से लेबर रेट स्टैंडर्ड, ये वाला पार्ट भी मैंने बता दिया। ठीक, तो एक बार जाके देखिए, आपको सारे पॉइंट सिंपल लगेंगे। वो तो क्या है, आप ढंग से पढ़ते नहीं हो, इस चक्कर में टिपिकल लगने लग जाते हैं और कुछ भी आप क्या करते हो, लगा देते हो। डी बोल रहा है द प्रोडक्शन मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इनपुट इन सेटिंग द लेबर टाइम स्टैंडर्ड। आप ये बताइए कि जब भी लेबर टाइम सेट करना है तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा प्रोडक्शन करेगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो लेबर से काम कराएगा। तो बल्कि प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा जाएगा, उससे रिपोर्ट ली जाएगी कि लेबर ने पर्टिकुलर कितने आवर्स लगाए किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर से भी इनपुट लिए जाएंगे ताकि लेबर टाइम सेट किया जा सके। तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया डज नॉट प्रोवाइड, जबकि वो प्रोवाइड करता है, ड्यू अलाउंस होती है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। स्टैंडर्डाइज जो भी होता है वो किसके बेसिस पे होता है, फ्यूचर के बेसिस पे होता है, फ्यूचर एनालिसिस के बेसिस पे होता है, साइंटिफिकली बेसिस पे होता है। तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्थ का ए सही है, फोर्थ का ए सही है। फिफ्थ का देखिए, फिफ्थ में क्या बोल रहा है, फिफ्थ में बोल रहा है कि आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। अब इसमें मैं जल्दी बता दूंगा क्योंकि ये तो आपको आता ही है। देखिए मेटल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो थर्ड देख लीजिए, अब आपको थर्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो बी तो हट गया। अब देखिए मेटेरियल यूजेस वेरिएंस, जब यूजेस की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं हम, क्वांटिटी की। तो आप सोचिए कि रेट टाइम जनरली ये लेबर में होता है, तो मेटेरियल यूजेस मतलब ये वाला। तो थर्ड के बाद सेकंड, अब देखिए ये भी हट गया, अब सी और डी बच गए। अब लेबर रेट देखिए जब भी रेट की बात करता है तो रेट अंदर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और आपको पता है कि रेट से रिलेटेड क्या होता है, एक्चुअल टाइम पेड आता है, यानी एक्चुअल और पेड आता है। AHP बताया था मैंने, एक्चुअल और पेड, मैंने बोला था यहाँ से ध्यान दे देना है ना। वैसे ही एफिशिएंसी में मैंने क्या बताया था, टाइम। एफिशिएंसी किससे लिंक है, टाइम से। जैसे मेटेरियल यूजेस क्वांटिटी से, एफिशिएंसी किससे था, टाइम से। जैसे रेट किससे है, आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो वैसे ही मेटेरियल किससे है, प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी आता था वहाँ। तो ऐसे आपको लॉजिक याद रखना है, तभी आपको आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड सेकंड, रेट का आपका कहाँ था, ये वाला फर्स्ट, तो आपका आ जाएगा सी। और लेबर एफिशिएंसी का क्या है, फोर्थ। तो देखिए टाइम है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये आपको ध्यान ही था। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी। अब देखिए लेबर रेट पे वेरिएंस दे रखा है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें भी आपको जनरली बताना है। तो आप सोचिए ऊपर ही दे रखा था लेबर रेट पे वेरिएंस, तो इसमें आपको रेट देखनी है। अब याद रखना कि स्टैंडर्ड वेज रेट माइनस एक्चुअल वेज रेट यही था ना, तो आगे आप क्या लगाते थे, एक्चुअल और पेड लगाते थे, AHP। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, यहाँ पे वर्क दे दिया। तो आप क्या करोगे, वर्क और पेड सेम ही मान लो और पर्टिकुलर सी लगा दो। देखिए ऑप्शन नहीं है, मैंने वैसे जनरली आपको लेबर रेट में क्या बताया, एक्चुअल और पेड आता है, क्या आता है, पेड। लेकिन यहाँ वर्क लिखा हुआ है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये गलत है। वैसे भी स्टैंडर्ड और आता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा सिक्स का क्या होगा, सी ही आंसर होगा। समझ गए, ऐसे देखना आपको। अब 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कैश बजट।
देखिए जब भी मैं कैश बजट की बात करता हूँ तो मैंने क्या बताया, कैश रिसिप्ट जो भी है, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू, मतलब अगर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के केस में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कैश सेल हुई तो मेरा रेवेन्यू वाला पार्ट है, कैश कलेक्शन हुआ डेटर से तो वो करंट असेट से जो कैश मिल रहा है नॉर्मल पार्ट है, रेवेन्यू वाला पार्ट है। लेकिन अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ तो जैसे मैंने मशीनरी बेची उससे कैश मिला, इन्वेस्टमेंट बेचे तो कैश मिला, तो वो भी तो ले रहे हो आप। तो आप क्या कर रहे हो, कैपिटल से रिलेटेड रिसिप्ट भी ले रहे हो, उसी तरीके से आप कैपिटल पेमेंट भी कर रहे हो, मशीनरी खरीदी तो वो भी आप लेस कर रहे हो, सप्लायर को पेमेंट किया, मेटेरियल परचेज किया, तो आप रेवेन्यू पार्ट भी ले रहे हो और कैपिटल पार्ट भी ले रहे हो। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ कैश वुड अपीयर इन ए पर्टिकुलर पीरियड। हाँ होता ही है, ये बोल रहा है ऑल इनफ्लोज वुड अराइज बिफोर आउटफ्लो फॉर दोज पीरियड्स। देखिए जब भी आप कैश बजट बनाते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दे रखा है, मान के चलो कैश कितना रिसिप्ट होगा, फिर उसमें से कितना कैश पे होगा, तो पहले आप ये सोचते हो फिर टोटल करते हो, फिर उसमें से कैश पेमेंट माइनस करते हो। तो जनरली बोल रहा है ऑल इनफ्लोज वुड अराइज बिफोर आउटफ्लो फॉर दोज पीरियड। तो बजट के अकॉर्डिंग तो यही सोचते हैं सबसे पहले कि कितना रिसिप्ट आएगा, उसके बाद कितना आउटफ्लो मतलब पेमेंट होगा। अब देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओनली रेवेन्यू नेचर कैश फ्लो आर शोन, ये गलत हो गया क्योंकि रेवेन्यू के साथ कैपिटल भी, और ये बोल रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि रेवेन्यू के साथ कैपिटल भी आएगा। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज शोन एज एन इनफ्लो। देखिए अब ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं आई क्या, शेयर कैपिटल इशू करने पर पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो उस केस में क्या होगा, वो कैश रिसिप्ट में जाएगा। तो रेवेन्यू के साथ कैपिटल रिसिप्ट भी आती है, तो डी भी ठीक है, सी गलत है, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, सी। अब 8th देखिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिक बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट। अब देखिए स्टैटिक मतलब क्या हो गया, फिक्स बजट, और फ्लेक्सिबल मतलब क्या हो गया, वही जो आपके वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे जनरली क्या, आउटपुट के बेसिस पे जो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है वो पार्ट बताता है, आउटपुट बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, आउटपुट कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। लेकिन इसके साथ आप फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट भी लेते हो जो कि कॉन्स्टेंट रहता है, यही बोलते हैं। फ्लेक्सिबल बजट में जनरली हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 60% पे क्या काम हो रहा है, 80% पे क्या हो रहा है। जबकि स्टैटिक में हम क्या बोलते हैं, एक फिक्स जो हमने तय कर दिया आउटपुट लेवल या प्लान्ड आउटपुट लेवल या लेवल ऑफ एक्टिविटी, उससे हम डेविएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए सही हो सकता है लेकिन आगे के लिए सही नहीं हो सकता। जबकि फ्लेक्सिबल तो क्या करेंगे, हम एक ही पर्टिकुलर पीरियड में अलग अलग एक्टिविटी का बजट बना देंगे, 60 का, 80 का, 100 का। लेकिन याद रखना कि इसमें सारी कॉस्ट आती है, इसमें भी सारी कॉस्ट आ जाती है। तो ये बोल रहा है फ्लेक्सिबल बजट कंसीडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, यहीं पे ही गलत हो गया क्योंकि आपको बताया कि उसमें वेरिएबल के साथ फिक्स कॉस्ट भी आती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, उसमें आपको दिखा दिया था। बट ए स्टैटिक बजट कंसीडर्ड ऑल कॉस्ट, ये बोल रहा है स्टैटिक बजट सारी कॉस्ट कवर करता है और फ्लेक्सिबल बजट वेरिएबल कवर करता है। गलत है क्योंकि आपको पता है कि फ्लेक्सिबल भी सारी कॉस्ट कवर करता है, वेरिएबल के साथ फिक्स कवर करता है। अब दूसरा देखिए, फ्लेक्सिबल बजट अलाउ मैनेजमेंट लैटिट्यूड इन मीटिंग गोल्स वेयर स्टैटिक बजट इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड स्टैंडर्ड। देखिए अब इसमें बेसिक डिफरेंस बोला गया था, तो बेसिक डिफरेंस में जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको डी ही प्रॉपर लगेगा वैसे तो अगर आप पढ़ के देखेंगे, लेकिन ये भी एक तरीके से थोड़ा सा सही लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट अलाउ मैनेजमेंट लैटिट्यूड इन मीटिंग गोल्स, तो जब भी गोल्स को पूरा करना है तो फ्लेक्सिबल बजट मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट विकल्प चुन सकता है। लैटिट्यूड मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि जो भी ऑप्शन है वो चुन सकता है। अब ऑप्शन उसके पास क्या है कि 60% पे करे, 70% पे करे, 90% एक्टिविटी पे करे। लेकिन अगर आपने एक बार चुन ली तो आपको उसी पे तो टिके रहना पड़ेगा, ये थोड़ी कि आप 80% पे हो फिर आपने क्या कर दिया बीच में ही रोक दिया और 60% पे आ गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बजट को देखते हुए शुरू में ही चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली कोई अलग से दे नहीं रखा और डिटेल में नहीं दे रखा, तो मैं नॉर्मल मान के चलूँगा कि डी ही बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं डी आपको पढ़ के बताऊँगा तो मैंने मेन डिफरेंस ही डी का आपको बताया था कि फिक्स और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे बोल रहा है वेयर स्टैटिक बजट इज बेस्ड ऑन फिक्स स्टैंडर्ड। देखिए जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स होंगे, मतलब एक प्रोडक्शन लेवल आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद क्या हो सकता है कभी कभी अगर कंडीशन चेंज हो गई और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ गया तो करोगे ही करोगे, मतलब रिवाइज तो करोगे ही करोगे। तो स्टैटिक बजट फिक्स होता है लेकिन किसी कंडीशन के बेसिस पर कभी कभी क्या कर सकते हो आप, उसको रिवाइज भी कर सकते हो। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट मुझे सही नहीं लग रहा और डी पॉइंट पढ़ के देखना ये सही लगेगा। पहले सी देख लेते हैं। ए फ्लेक्सिबल बजट इज एप्लीकेबल फॉर ए सिंगल डिपार्टमेंट ओनली बट ए स्टैटिक बजट फॉर एंटायर प्रोडक्शन फैसिलिटी। देखिए यहाँ पे ऐसा कहीं स्पेसिफिकली जब मैंने पढ़ाया था ऐसा बोला नहीं था कि ये सिंगल डिपार्टमेंट पे लगेगा। तो आपको पता है कि सेल होती है, सेल के बाद जितनी भी कॉस्ट है फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल को अलग अलग करना है,
वेरिएबल और फिक्स वाले पार्ट में तो कर दीजिए और सिर्फ 2 पार्ट ही क्रिएट कर लीजिए। तो वहाँ पे हम सारी कॉस्ट ले रहे थे, हम ये नहीं बोल रहे थे कि पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हम सारे डिपार्टमेंट की या सारे बिजनेस की एक साथ कवर कर रहे थे। तो फ्लेक्सिबल बजट में भी सारे डिपार्टमेंट का पार्ट ले सकते हो, इसलिए गलत है ये भी। ठीक, अब ये देखिए सही लगेगा आपको। ए फ्लेक्सिबल बजट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल विद इन ए रेलिवेंट रेंज। तो देखिए बोल रहा है किसी भी प्रोडक्शन लेवल के लिए रेलिवेंट रेंज के अंदर जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए 60 पे भी प्रोड्यूस कर सकते हो, 80 पे भी प्रोड्यूस कर सकते हो और 100 पे भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है। बट ए स्टैटिक बजट इज़ बेस्ड ऑन वन स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू से ही ये बताया था। तो यहाँ पे आप आंसर क्या बोलोगे, 8th का डी। ठीक है। 9 देखिए क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर केयरफुली स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस इनटू। अब देखिए और जगह जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेंसेस ये वाले आपने कभी पढ़े ही नहीं। जनरली ये भी पढ़े होंगे लेकिन आपने इनसे रिलेटेड नहीं पढ़े। इनसे रिलेटेड क्या बोल रहा है, एक्सपेंस का जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। मैंने आपको बताया था एक तो टोटल कॉस्ट अप्रोच रहती है, एक मार्जिनल कॉस्ट रहती है। मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, सेल्स में से क्या करते हैं, वेरिएबल या जो मार्जिनल कॉस्ट लेस कर लेते हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद उसमें से क्या करते हो, फिक्स कॉस्ट लेस कर लेते हो तो प्रॉफिट आता है। और एक टोटल कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है, जितनी भी कॉस्ट है वो एक साथ लिख लेते हैं और सेल्स का पार्ट अलग। सेल्स में से टोटल कॉस्ट गई तो बाकी जो बचा वो प्रॉफिट बचा। तो उसमें आप एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट का क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो 9th का क्या आ गया आपका, डी आ गया। 10 देखिए, विच इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल की कौन सी लिमिटेशन नहीं है बोल रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि बजट किस पे होता है, फॉरकास्ट के बेसिस पे होता है, विच मे नॉट बी ट्रू। जो ज़रूरी नहीं है कि जो फोरकास्टिंग की है जब एक्चुअल में देखा जाए या एक्चुअल में जो भी एक्सपेंडिचर किया जाए, क्योंकि हम कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं बजटरी में, पर एक्चुअल में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई। गवर्नमेंट ने कोई लॉ था वो चेंज कर दिया जिसकी वजह से हमें गुड्स जो भी मिल रहा है वो कॉस्टली मिल रहा है। तो फॉरकास्ट है, एक गैस वर्क भी हो सकता है ये बोल सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ट्रू हो। हम बोल सकते हैं कि फ्लक्चुएट या डेविएट भी हो सकता है, सीधी सी बात है। बी बोल रहा है इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल इज कॉस्टली। तो देखिए ये भी लिमिटेशन हो गई एक तरीके से। और इसी तरीके से बोल दिया कि जब ये सिस्टम अपनाते हैं तो आपको मैंने बताया था बजट कमेटी बन रही है, बजट रिपोर्ट, बजट मैनुअल, ऐसे बहुत सारे पार्ट आ रहे हैं। बजटिंग ऑफिसर हो रहा है जो हर डिपार्टमेंट को देख रहा है, आपने ये भी देखा था। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसकी भी सैलरी का पार्ट है। तो एक तरीके से बड़े डिपार्टमेंट के लिए काम आता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम में आता है, छोटे मोटे बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस कंसर्न के लिए काम में नहीं आता। तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉस्टली होता है। ठीक है। बजट इज़ ए टूल ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में। तो ये एक टूल है, न कि ये कि बजटरी कंट्रोल अप्लाई करने पर मैनेजमेंट का कोई रोल ही नहीं होगा और मैनेजमेंट को सब्सटीट्यूट कर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक और लिमिटेशन आ गई जो हमने लिमिटेशन में पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि बजट जनरली क्या करता है, जो भी पर्सन होता है उसकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को दिखाता है, उसको पिन करता है, सामने वाले को पॉइंट करता है कि आपने इतना एफिशिएंटली परफॉर्म किया या इनएफिशिएंटली परफॉर्म किया। जैसे हमने बोल दिया कि प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, उसने प्रोडक्शन बजट बनाया, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया या नहीं करा वो पता चल गया, तो उसकी कितनी एफिशिएंसी है कितनी इनएफिशिएंसी है वो पता चल गई। तो वो लिमिटेशन थोड़ी है बल्कि वो तो एक फ़ायदा है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, बजट डू नॉट पिन पॉइंट द लैक ऑफ एफिशिएंसी और द प्रेजेंस ऑफ इट। तो इसने तो इसको रॉन्ग ही साबित कर दिया बजट को, जबकि बजट तो क्या करता है, पिन पॉइंट करता है। तो ये कोई लिमिटेशन का पार्ट नहीं है, ये तो क्या कर दिया, पूरा स्टेटमेंट ही गलत कर दिया। तो ये अपना क्या होता है, लिमिटेशन का होता है, ये होता है और ये होता है। और अगर आपको ये पॉइंट देखना है तो लिमिटेशन का मैंने पहला पॉइंट करवाया था जिसमें क्या बताया था कि लिमिटेशन क्या हो सकती है कि जो एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी का पार्ट है। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, परचेज मैनेजर हो गए, जनरली वो क्या करते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं बजट में, बस ये अपोज करते हैं वो कि बजटरी कंट्रोल के मेजर नहीं अपनाए जाए, वो लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, बजट एफिशिएंसी दिखाता ही नहीं है कि पर्सन में इनएफिशिएंसी है तो उसको क्या करता है, पॉइंट ही नहीं करता। जबकि आपको पता है कि अगर इनएफिशिएंसी है तो वो बजटरी कंट्रोल के थ्रू पता चल जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल जो भी डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, जैसे प्रोडक्शन का, परचेज का हम बोल सकते हैं अलग अलग हो सकता है, पर्सनल का अलग अलग हो गया, तो जो भी उन्होंने बजट बनाया उनके लिए उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है उनकी इनएफिशिएंसी के लिए। इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि डी स्टेटमेंट गलत बताया गया है। ठीक है, और वो लिमिटेशन का पार्ट नहीं। तो 10th का दी हो गया। 11th, विच वन इज़ नॉट ए फीचर ऑफ बजटरी कंट्रोल, ए टूल फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एवेल्यूटिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये भी ठीक। अब ये देखो क्या बोल दिया, स्टेटमेंट ऑफ बजट एंड फोरकास्ट। देखिए ये फीचर नहीं है, आपको पता है कि बजटरी कंट्रोल में बजट भी लिया जाता है और बजटिंग भी आता है, ऐसे बोलते हैं। तो वो तो क्या एक मीनिंग का पार्ट है
कि बजट क्या हो गया, कि स्टेटमेंट हो गया, बजटिंग क्या हो गया, बजट को तैयार करने का तरीका हो गया, बजट को बनाने का तरीका हो गया, जो कि बजटरी कंट्रोल में सारा पार्ट आता है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग का पार्ट भी कवर कर लिया जाता है, एनालिसिस का पार्ट भी कवर कर लिया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ बजट एंड फोरकास्ट तो क्या है कि इसका हिस्सा है, फीचर थोड़ी बोलेंगे, फीचर में तो जनरली यही आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 11th का जो आंसर होगा क्या होगा, डी, क्योंकि नॉट ए फीचर बोला है तो हम क्या बोलेंगे, डी। अब 12 बोलिए, बोला स्टैंडर्ड विच कैन बी अटेंड अंडर द मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड। तो मैंने क्या बताया था इसको, आइडियल स्टैंडर्ड। अब देखिए बाकी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि बेसिक का मतलब क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए बनता है जिसको चेंज नहीं कर सकते। करंट का मतलब क्या होता है बताइए, करंट मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए जनरली जो बनता है। और आपको पता है कि बेसिक को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई और जो बेसिक स्टैंडर्ड बनाया तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो सकता है। जबकि करंट तो क्या है, करंट मार्केट की कंडीशन के बेसिस पे बनाया गया है। तो करंट में क्या फ्लक्चुएशन हो रही है, करंट में क्या इन्फ्लेशन है, उसको देखते हुए करंट स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर सही रहता है बेसिक की कंपैरिजन में। बेसिक बस क्या एक तरीके से ट्रेंड पता करने के लिए काम में आता है, ये भी बताया था। और आइडियल का मतलब तो ये बोल ही दिया। और अटेनेबल का मतलब क्या होता है, इसमें जनरली हम क्या बोलते हैं कि वो बजट जो कि फ्यूचर की कंडीशन जो भी एक्सपेक्टेड, क्योंकि अटेनेबल का मतलब क्या था आपका, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। तो जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंडीशन अराइज हो सकती है, उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो इसमें आप सारी फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन को पार्ट को देखते हैं कि एक तरीके से जो क्या इंपैक्ट करेगी उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड तय कर रहे हो। तो आइडियल में क्या बोल रहा है, आइडियल में बोल रहा है विच कैन बी अटेंड अंडर द मोस्ट फेवरेबल। जबकि अटेनेबल में क्या होता है, आप अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशन भी देखते हो और फेवरेबल देखते हो, मतलब सारी कंडीशन को कवर करते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल से अच्छा भी ये होता है। लेकिन अभी क्या बोला गया है, मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशन में आइडियल स्टैंडर्ड है। कईयों ने अटेनेबल कर दिया होगा, लेकिन रियल में क्या है, डी आइडियल है। मीनिंग जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगी। 13 देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है असर्शन में बोल रहा है वेरिएंस एनालिसिस इज अंडरटेकन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। नॉर्मल पार्ट है, सबको ही बताया, वेरिएंस एनालिसिस ली जाएगी, यानी जो मेटल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस बताया मैंने आपको। तो वो किसके लिए बताया, परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करने के लिए, प्लानिंग के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब आपको रीजन में क्या बोल दिया, फ्यूचर कॉस्ट आर टेकन, यानी फ्यूचर कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल दीजिए, आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो जनरली वो ली जाती है। इन द अबाउट टू स्टेटमेंट विच वन अल्टरनेटिव ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको दे दिया है कौन सा करेक्ट है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द रीजन फॉर ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द रीजन फॉर ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। अब देखिए कईयों ने इसमें क्या कर दिया होगा, आर इज द रीजन फॉर ए कर दिया होगा, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए वेरिएंस एनालिसिस इज अंडरटेकन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तो उस केस में जनरली आप क्या करोगे, तो वेरिएंस एनालिसिस में जनरली आप ये करोगे कि आप देखोगे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है और जो आपने स्टैंडर्ड तय किया है उनके बीच में जनरली क्या गैप आया। तो उस केस में आपका फेवरेबल वेरिएंस आया, अनफेवरेबल आया, यानी फेवरेबल आया, एडवर्स आया। तो अगर वो रीजन में वो दिया होता कि हम जनरली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि फेवरेबल या अनफेवरेबल आया, कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किया, तो हम क्या बोलते हैं, रीजन फिर ठीक है। पर देखिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। अगर वो पर्टिकुलर जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, किसके बेसिस पे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के कंपैरिजन के बेसिस पे, तो हम क्या बोलते हैं, ए और आर ठीक है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉइंट दिया ही नहीं गया, यहाँ पे एक ये इंडिविजुअल पॉइंट है और ये इंडिविजुअल पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों करेक्ट है लेकिन आर सही रीजन नहीं है। ठीक है, लिंक है लेकिन इससे कोई लिंक नहीं हो रहा। आपको पता है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और वेरिएंस एनालिसिस सेम है। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, वही फेवरेबल अनफेवरेबल। लेकिन यहाँ पे अगर वो लिखा हुआ था कि फेवरेबल अनफेवरेबल है, तब जाके हम क्या बोलते हैं कि रीजन एक तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही नहीं, तो ए और आर करेक्ट है, आर करेक्ट रीजन नहीं दे रहा। तो इसका आंसर जो होगा 13 का वो क्या होगा, बी होगा। ठीक। 14 देखिए मास्टर बजट। अब देखिए इसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास्टर बजट में क्या था, सारा पार्ट आ जाता है। सारे जो भी आपने इंडिविजुअल फंक्शंस वाले बजट देखे थे, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, मटेरियल, ओवरहेड, वो सारे के सारे एक साथ बन जाते हैं, तो वो समरी बजट कहलाता है। पहले की लाइन यही बताई थी मास्टर बजट में कि एक समरी बजट होता है। ठीक। 15 देखिए। अब देखिए कन्वर्जन कॉस्ट आया था, मैंने तो ऐसे ही दे दिया कन्वर्जन कॉस्ट ताकि आपको पता रहे। देखिए जब भी क्या होता है कि हम ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, आपको डायरेक्ट मेटेरियल नहीं लेना, याद रखना। जब भी कन्वर्जन कॉस्ट की बात होती है तो आपको डायरेक्ट मेटेरियल नहीं लेना। उसमें जैसे आप क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, वो कन्वर्जन कॉस्ट बन जाएगी। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे मान के चलो आप नॉर्मल बोलते हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग मटेरियल,
कई जने ऐसे भी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या ऐसे भी बोलते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट, ऐसे भी कई जने बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट एक्सक्लूडिंग मटेरियल। क्योंकि आपको पता है कि जनरली अगर मटेरियल लेते तो प्राइम कॉस्ट आता, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते तो आपकी क्या निकल के आती, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट निकल के आती। तो फैक्ट्री कॉस्ट एक्सक्लूडिंग मटेरियल, तो वो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। तो अपना यहाँ पे जो आंसर होगा उसमें ये प्रॉपर है 15 का बी। ठीक, नेट पे भी सर्च कर कीजिए, आपको बहुत सारी इसकी मीनिंग देखने को भी मिल जाएगी, तो आपको डिटेल पार्ट भी पता चल जाएगा। इसमें अभी डिटेल कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस याद करना है। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली एज लॉन्ग टर्म बजट। अब आपको बोल रहा है कि कौन सा लॉन्ग टर्म बजट होता है। देखिए ये 2 महीने 3 महीने मंथली बेसिस पे भी बनता है, तो जनरली आप क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे बनाते हो, ईयरली बेसिस बनाते हो। सेल्स बजट भी सेम ऐसे ही होता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट क्या होता है, 10 to 15 ईयर लॉन्गर टर्म के लिए बनता है कि क्या लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीदी जाएगी, कब रिप्लेस की जाएगी, वो पर्टिकुलर पार्ट देखा जाता है। क्या लाइफ है, वो पर्टिकुलर पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के थ्रू कवर हो जाता है। तो 16 का ए पार्ट। 17 देखिए कैश बजट इज बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर एस्टिमेट बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। देखिए कैश बजट कैश फोरकास्ट को दिखाता है, मैंने आपको बताया था अभी जब हम ऊपर कैश बजट का पॉइंट पढ़ रहे थे, कैश बजट का क्वेश्चन देख रहे थे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये भी देख लो कि कैश फोरकास्ट के बेसिस पे होता है, तो इसका मतलब वो फ्यूचर एस्टिमेट के बेसिस पे होता है। आप ये सोचिए कि आप पिछले पार्ट को देखने की करोगे क्यों, आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, आप ये सोचोगे कि आगे कैश कैसे आएगा और कितना कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा, तो कैसे रिसिप्ट होगी, कैसे हम बिजनेस के ऑपरेशन करेंगे जिसके थ्रू पैसा आएगा, और कैसे बिजनेस के ऑपरेशन के थ्रू एक्सपेंसेस होंगे, और जो हमने फाइनेंस अरेंज किया उसका हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे शेयर कैपिटल ली तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, या बायबैक कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसको रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर इशू करे तो पैसा आया, फिर इसको पेमेंट कर रहे हो, लोन लिया तो उसका पेमेंट कर रहे हो, वैसे गुड्स बेचा तो पैसा आया, गुड्स खरीदा तो पेमेंट किया। ये सारा पार्ट आपका किस में आ रहा है, कैश बजट में आ रहा है, तो वो जनरली फ्यूचर एस्टिमेट को दिखा रहा है। तो 17 का आएगा आपका बी। 18 डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। अब आप देख सकते हैं कि कैश बजट में तो आता ही नहीं है, मास्टर बजट में देखिए आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेन जो पार्ट है वो किस में आता है, आपका फ्लेक्सिबल बजट में आता है। तो 18 में जनरली हम क्या बोलेंगे, ए पार्ट फ्लेक्सिबल बजट। मास्टर बजट में तो क्या था, सारा पार्ट एक साथ कंसीडर कर दिया जाता है, तो जरूरी नहीं है आप फिक्स वेरिएबल अलग करो। तो 18 में हम क्या बोलेंगे, ए पार्ट, क्योंकि फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग कवर किया जाता है। 19 बोलिए क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश फॉर। अब देखिए बेसिक स्टैंडर्ड नॉर्मली क्या हो रहा है, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए बनता है, क्योंकि प्री डिफाइनाइट पीरियड होता, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि अनअल्टर्ड होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए बेसिक स्टैंडर्ड बना। और एक मैं कहीं पॉइंट आपको बता भी देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। हाँ यही पार्ट है आपका, दिख जाए, हाँ ये रहा। इट इज़ ए फिक्स्ड एंड अनअल्टर्ड फॉर एन इनडिफाइनाइट पीरियड फॉर ए फॉरवर्ड प्लानिंग एंड अंडरलाइंग स्टैंडर्ड फ्रॉम विच ए करंट स्टैंडर्ड कैन बी डेवलप। इसके थ्रू करंट स्टैंडर्ड डेवलप होगा। फ्रॉम दिस बेसिक स्टैंडर्ड चेंजेस इन करंट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल स्टैंडर्ड कैन बी मेजर्ड। ये होता है, तो ये पता चल जाता है कि करंट स्टैंडर्ड में कितना चेंज हो रहा है। तो एक तरीके से ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेस प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल और इंडेफाइनेट पीरियड के लिए, और इसको सही नहीं माना जाता। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो करंट स्टैंडर्ड सही माना जाता है। बस ये क्या है, बेस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अगर आपने 15 साल पहले कोई बेसिक स्टैंडर्ड बना दिया तो उस केस में क्या हुआ, 15 साल बाद भी वो बना हुआ ही है, लेकिन आप जो भी चेंजेस देख रहे हो वो किसके थ्रू देख रहे हो, करंट स्टैंडर्ड के थ्रू देख रहे हो, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज होता है। पर हमें तो अभी क्या बोला था कि ये कौन सा पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, सी पार्ट, इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए। 20 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मेटेरियल अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल यूज। आप सोचिए कि जब भी मैंने आपको मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट बताया तो क्या बताया, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब देखिए इसका जो आप पार्ट निकालते हो स्टैंडर्ड का, तो क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये बोल रहा है कि जो इनपुट यूज़ हुआ वो किसके लिए यूज़ हुआ, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फॉर एक्चुअल आउटपुट, यही तो हुआ। तो देख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मेटेरियल अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल यूज, यही तो हुआ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो एक्चुअल आउटपुट की है स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाएगी जो एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, और एक्चुअल कॉस्ट उसके बीच में जो डिफरेंस है वो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है, बिल्कुल ठीक। ए फेवरेबल वेरिएंस वुड रिजल्ट इफ एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी तय की आपने कि 1 लाख
और मटेरियल में सिर्फ आपका 80,000 ही स्पेंड हुआ, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि 1 लाख में से 80 गए तो बाकी 20,000 आपका फेवरेबल बताएगा। इफ़ एक्चुअल कॉस्ट इज़ लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो एक फेवरेबल वेरिएंस आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 20 का हम क्या बोलेंगे, बोथ ए और आर ट्रू है और आर क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की। तो देखिए आपके ये पार्ट हो गए। अब इतने ज़्यादा थे नहीं, और भी हो सकते हैं, गूगल पे सर्च करके मिल सकते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो अगर आपको चाहिए तो पर्टिकुलर और सर्च कीजिए और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें से आप कवर करते रहिए। क्योंकि देखिए अभी तो मेरे पास टाइम जितना है उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थियोरटिकल भी करा रहा हूँ और एमसीक्यूज़ भी कवर करा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा टाइम ही किस में जाता है, एमसीक्यूज़ में जाता है, क्योंकि मुझे करेक्ट देखने पड़ते हैं और उसके बाद क्या करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही लगाना पड़ता है कि हर एक करेक्ट है। तो ऑफिशियल आंसर के थ्रू एक एक चेक करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चाहे आपके 15 एमसीक्यूज़ भी हैं तो उसको अरेंज करने में कभी कभी क्या होता है 5 से 6 घंटे लग जाते हैं बिल्कुल सही देखने में, क्योंकि कभी कभी किसी किसी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी होती है अगर हम रेफरेंस बुक को कंसीडर करते हैं तो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।